नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, एक नया एपिसोड, नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। देखिए, गर्मियों का मौसम है और इस दौरान अलग अलग जगहों पर कंस्ट्रक्शन पर ख़ास तौर पर यूँ समझ लिए उसका बोलबाला है। देखने को मिलता है कि जोनिंग की तरफ से नए घरों की, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और पूरे यूएसए के अंदर ये देखने को मिलता है। इस बीच खास जो ऑब्जर्वेशन में आता है कि कई कई जगहों पर डेड एंड्स आ जाते हैं, कल्डी सैक आ जाता है, वाई जंक्शन, टी जंक्शन। ये तमाम चीज़ों के बारे में लोग बाग जानना चाहते हैं कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये सही होगा या नहीं होगा। और इसी को एक विषय के रूप में लेकर के आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये जो तमाम प्रावधान देखने को मिलते हैं, कल्डी सैक, टी जंक्शन, वाई जंक्शन, क्या गाइड करेंगे हमें? वास्तु के हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने लॉट की दिशा, घर का दरवाज़ा, किचन की व्यवस्था, बेडरूम, स्लीपिंग पोजीशन, बाथरूम पोजीशन, ये तमाम तरह के स्लोप डायमेंशन पे जितना आप फोकस करते हो, स्लोप के लेवल के बारे में बात होती है, उससे भी शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर्टी के सिलेक्शन से पहले प्रॉपर्टी के बाहर का एरिया, जिसको आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल एंड पोजीशन, यानी कि बाहर किस तरह से रास्तों की पोजीशन है, वो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे बात होती है कि जब कोई एक रास्ता सीधा जाता है, जहाँ पे फोर्स जो होते हैं वो राइट एंड लेफ्ट ही जाते हैं, लेकिन किसी वजह से वहाँ पे टी जंक्शन बना हुआ है, वाई जंक्शन बना हुआ है, यील्ड के ऊपर कोई प्रॉपर्टी पड़ती हो, या फिर वहाँ पे कोई भी एल जंक्शन या इंटरसेक्शन बना हुआ हो, तो वहाँ पे आम तौर पे जो ट्रैफिक का फोर्स होता है वहाँ पे एक ठहराव आता है। तो जो बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी है उसके ऊपर वो फोर्स सबसे ज़्यादा हीट करता है। तो जस्ट नॉर्मल केस में जब घर होते हैं और रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी, ज़्यादातर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, ऑफिस या किसी भी तरह के बिजनेस की हाई राइज बिल्डिंग हो, अगर आप 4th फ्लोर के ऊपर होते हो तो आपके ऊपर रास्तों का इफेक्ट कम होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे और अगर आप 1st, 2nd, 3rd फ्लोर तक होते हो और बिल्डिंग की हाइट अगर ज़्यादा नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर इनऑस्पिशियस रोड पोजीशन से वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव वहाँ पे रहने वाले लोगों पे होता है। वास्तु में एक सिंपल कहा जाता है कि टी जंक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना ही नहीं चाहिए, वहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे टी जंक्शन दो तरह से होते हैं। कोई भी रास्ता होता है जैसे एल, टी या कल्डी सैक, तो टी या तो बिगिनिंग पे होता है, टी एंड पे होता है। जो चीज़ टी के डेड एंड पे है वो और ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ से आगे चलने का कोई रास्ता होता नहीं है। लेकिन जो टी के बिगिनिंग पे होती है वो कंपैरेटिव टू एंड के मुकाबले में थोड़ी कम गलत माना जाता है। लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर वास्तु में टी जंक्शन प्रॉपर्टी पे रहने वाले लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उधम देखा जाता है। मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में देखा है कि जो लोगों का टी जंक्शन के आसपास घर होता है या कल्डी सैक के डेड एंड पे होता है, जब हम कल्डी सैक के बारे में बात करते हैं तो जो राउंड अबाउट या कल्डी सैक होता है उसके राइट और लेफ़्ट कॉर्नर में अलग होता है, लेकिन जो एग्जैक्टली कल्डी सैक पे डेड एंड पे होता है उसको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो टी जंक्शन, कल्डी सैक के डेड एंड पे रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल लॉस बहुत ही ज़्यादा, मतलब ट्रिमेंडस सीरियस फाइनेंशियल लॉस होता है। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी कम होती है, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ज़्यादातर घर में रहने वाले लोगों को ओवर स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल होता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, हाई बीपी है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी, ये तमाम चीज़ ऐसे घरों में हमेशा दिखाई देता है। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे तो आपके बॉडी के ऊपर उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है। रिलेशनशिप डिस्प्यूट भी सबसे ज़्यादा, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो पार्टनरशिप में, घर वगैरह बना हुआ तो व्यक्तिगत लाइफ में दिखाई देता है। तो वास्तु ये कहता है कि घर के अंदर की साज सजावट पे आपका कंट्रोल है, आपका नियंत्रण है, लेकिन जो भी रास्तों की पोजीशन है उसमें कई बार ऑस्पिशियस रोड पोजीशन भी होती है जिसका लाभ होता है और कई बार इनऑस्पिशियस रोड पोजीशन होती है। तो टी जंक्शन, वाई जंक्शन, एल जंक्शन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर होने वाला जो नेगेटिव फोर्सेस है, जो कॉन्स्टेंटली जो फोर्सेस उस बिल्डिंग को हीट करते हैं,
जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ जो है, वहाँ पे ऊर्जा एनर्जी कंट्रोल नहीं हो पाती है और उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और पल्लवी जी, उसी वक्त ध्यान में ये बात आ रही थी कि अक्सर लोग बाग जब डेड एंड के पास घर लेते हैं या कल्डी सैक में लेते हैं, तो उनमें एक धारणा ये होती है कि हाई ट्रैफिक नहीं होगा, उल्टा एक शांत सा रहेगा हमारे पास। अगर हम किसी मेन रोड या किसी ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ कल्डी सैक नहीं है या डेड एंड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा आना जाना। तो इस माइंडसेट से लोग कल्डी सैक में डेड एंड में घर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है, जैसे पल्लवी जी ने कहा, कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना घर के भीतर का रख रखाव देखते हैं वास्तु अनुसार, बाहर का भी उतना ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। यहाँ ये समझ लिया जाए पल्लवी जी कि जैसे आपने कहा कि हेल्थ इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकती हैं, निरंतर उतार चढ़ाव की परिस्थितियाँ बन सकती हैं, क्या किया जाए? जैसे अभी आपने बहुत अच्छा वर्ड्स यूज़ किया कि लोगों की धारणा ये है कि वो लोग वहाँ पे इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। आपकी बात सुन के मुझे एक केस स्टडी याद आ गई। एक क्लाइंट के साथ मिलना हुआ था। वो लोग रहते थे शिकागो के छोटे से टाउन में, वहाँ पे। तो शिकागो के आसपास के एरिया में बहुत सारे सबब है। तो उन्होंने ग्रेवयार्ड के पास में, ग्रेवयार्ड उनका नेबर था, वहाँ पे उन्होंने अपना घर खरीदा था। जी। तो मैंने उनको ये पूछा कि ऐसा तो नॉर्मली बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग तो कुछ भी मालूम नहीं हो तो भी ग्रेवयार्ड को अवॉइड करते हैं। तो मैंने कहा अपने ग्रेवयार्ड के बाजू में घर क्यों लिया? तो उनका जवाब ये था कि मुझे लगा यहाँ पे बड़ी शांति रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं। लेकिन वहाँ पे वो शांति को ढूंढने चले गए और वहाँ पे उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा उधम मच गई कि पूरी लाइफ वहाँ पे अशांति में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली उस ग्रेवयार्ड में अलग अलग तरह की फ्यूनरल विधि हुआ करती थी। तो वहाँ पे जाने के बाद उनके सीवियर हेल्थ इश्यू बन गए, क्योंकि आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एयर सर्कुलेशन का फोर्स होता है, जो बाहर के एरिया में जो नेगेटिविटी होती है, वो चीज़ आपके घर, बिल्डिंग, आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता ही होता है। जैसे आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में हो और बाहर एक बहुत बड़ा डंपस्टर रखा है, वहाँ पे सब अपना कचरा डाल रहे हैं, तो वो कचरा और डंपस्टर आपके घर में नहीं है, आपके पास में है। तो फिर भी आसपास का जो एरिया है वहाँ पे एक बदबू बनी रहती है, वहाँ पे एक बैड स्मेल बनी रहती है। अगर आपने पार्क के बाजू में घर लिया है तो वहाँ पे उसकी एक सुंदरता है, आपको अच्छा लगता है। आपने सी थ्रू घर लिया है, आपके घर के सामने वाटर व्यू है, तो पानी घर के अंदर नहीं है, लेकिन उसको देख देख के आपको तसल्ली होती है, आपको शांति मिलती है। आप कॉन्स्टेंटली ग्रेवयार्ड को फॉलो करते हो तो वहाँ पे वास्तु ये कहता है कि शाची एनर्जी, यानी कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। उसकी ग्रेवयार्ड की शांति को आप पीस नहीं बोल सकते। ग्रेवयार्ड की जो शांति वहाँ पे कहते हैं ना, एक सन्नाटा है, वहाँ पे कुछ होने वाला हो नुकसान, तो जो इस तरह की जो एक कहते हैं ना डरावनी, वहाँ पे सन्नाटा होता है। तो कॉन्स्टेंटली इस तरह के माहौल की वजह से इनके हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जितने रिश्तेदार थे सबने बोला कि भैया वास्तु करो, इसके बाजू में घर क्यों लिया? अब प्रॉब्लम वहाँ पे बढ़ गई कि जब वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, कोई लेने वाला नहीं था। तो हमारी उनके साथ कांटेक्ट इसीलिए हुई कि मैं घर को बेचूं कैसे। तो यहाँ पे सवाल हमने पहला यही पूछा कि भैया खरीदा क्यों था। तो लोगों की अपनी शांति की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन रियलिस्टिक लाइफ में ये माना जाता है कि जब कभी आप किसी भी घर का सिलेक्शन करते हो, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, खुद की हो या रेंटल हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो आम तौर पे नॉर्मल आदमी जिसको सही समझता है, जिसमें सिंपल रोड की पोजीशन हो, जहाँ पे टी ना बनता हो, टी के साथ साथ विदिशूल ना बनता हो, यानी कि वो 90 डिग्री नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पे हो, लेकिन सब कार्डिनल दिशा को फोकस नहीं करता हो, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से आइडियल माना जाता है। तो 90 डिग्री होना और सिंपल रोड पोजीशन होना वो सबसे ज़्यादा वास्तु सिलेक्शन में, प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। जी पल्लवी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार मैं आपसे ये ज़रूर समझना चाहूँगा, और दर्शक भी जिज्ञासु होंगे। अब देखिए, कई लोगों के पास परिस्थिति ऐसी होगी जो ऐसे घरों में या कमर्शियल प्रॉपर्टी से काम कर रहे हैं। जी, क्या कर सकते हैं? उनके लिए निवारण क्या है? समस्या को समझा, उसके क्या क्या समस्या के वजह से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन निवारण क्या है, ये समझना चाहेंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी से टी जंक्शन, वाई जंक्शन, कल्डी सैक, डेरन, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते चले आ रहे हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी जानकारी आपकी ओर से, और
बातचीत आकर के थमी थी कि इन तमाम परिस्थितियों से यदि निकल कर बाहर आना हो, अब देखिए इतना आसान नहीं है कि कोई या तो अपने घर को बेचे और वहाँ से निकल के आए। यदि निकल सकता है तो एक अलग परिस्थिति है, वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं। तो ऐसे में वास्तु आप जैसा सुलझावा जो कंसल्टेंट है, क्या एडवाइस करता है अपने क्लाइंट्स को? वास्तुशास्त्र की सबसे अच्छी बात यह है कि वास्तु खुद अपने आप में एक रेमेडियल साइंस है। जी। जैसे हम कहते हैं कि शिव पुराण और गरुड़ पुराण से जहाँ से हमारे शारीरिक अलग अलग तरह के हेल्थ इशू के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आयुर्वेदिक की ब्लेसिंग दी, उनको आयुर्वेदिक की जानकारी दी। और आयुर्वेद का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरह की औषधियों से, वनस्पति से भी आप अपनी लाइफ के डेली छोटे छोटे डिसीज है या अपने आप को क्योर कर सकते हो। ये पर्पज़ है आयुर्वेदिक का। ठीक उसी तरीके से वास्तुशास्त्र का पर्पज़ ये होता है कि आप अपने रहन सहन के तरीके से, आप अपनी लाइफस्टाइल से, अपने आसपास अपने कोई भी तरह की ग्रह दशा को, अपने आसपास होने वाले नेगेटिव एनर्जी के फोर्स को, इन्वायरमेंट को आप पॉजिटिव रख सकते हो। तो वास्तु बेसिकली आपके रहन सहन का विषय है। जी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह की रेमेडी को बताया गया है। जैसे हम नुकसान की रीज़न और उसकी वजह को समझते हैं, वैसे हम उसके उपाय को भी इक्वली समझ सकते हैं। तो अगर किसी भी वजह से टी जंक्शन कल्डी सैक पे बना हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ उसको बेचना पड़ेगा। इवन यहाँ तक कि ग्रेवयार्ड के आसपास भी प्रॉपर्टी बनी हुई हो, हम उसके भी उपाय करते हैं। तो हमारी जो एक्सपर्टी है वो इसमें है कि 35-36 साल का अनुभव है। तो हम प्रॉपर्टी को बिना किसी भी स्ट्रक्चरल चेंज किए, तोड़फोड़ के बिना, या प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी वजह से सरकमस्टेंसेस नहीं, आप बदल नहीं सकते हो, तो वहीं पर रह के हम आपको सिंपल सजेशन देते हैं। टी जंक्शन, वाई जंक्शन, कल्डी सेक, जितने सीरियस वास्तु दोष उसके बारे में बताए गए हैं, उतना सरल उपाय है उसको रेक्टिफाई करने का। सिंपल आप लैंडस्केपिंग रेमेडी से प्रॉपर्टी को ठीक कर सकते हो। ये देखना होता है कि जहाँ से रोड है, रोड सबसे पहले नुकसान करता है लॉट को, और लॉट के बाद नुकसान आता है बिल्डिंग के ऊपर। तो हम सबसे पहले जो लॉट से जहाँ से वास्तु दोष खड़ा होता है, वहीं पे उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं, वहीं पे हम लैंडस्केपिंग की रेमेडी अप्लाई करते हैं। मैं आपको 2-3 केस स्टडी बताना चाहूँगी, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारी क्लाइंट का घर बना हुआ था टी जंक्शन के ऊपर, उनका वहाँ पे गराज पड़ता था। जी। तो उनकी पोजीशन ऐसी थी कि आप जितनी बार गराज में आते जाते हो, आपको टी जंक्शन को क्रॉस करना ही पड़ेगा। साथ में उनके पास उनके घर का दरवाज़ा था, तो वो साइड की वॉल के अंदर बना हुआ था। गराज फ्रंट में था, मेन डोर उनका साइड में था। तो यहाँ पे ये हुआ कि हमें लगा कि इनको टी जंक्शन के नेगेटिव इफेक्ट से तुरंत ही, उनके पास ऑक्सीजन तक का टाइम नहीं था, वो बैंकरप्सी फाइल करने के लिए सोच रहे थे। तो हमने सिंपल पहले उपाय ये किया कि रोड से जहाँ पे टी जंक्शन हिट करता था, वहाँ पे हमने लैंडस्केपिंग की रेमेडी करके बहुत सारे ट्रीज़ वहाँ पे लगा दिए। और वहाँ पे घर के बाहर, आपको मालूम होगा कि दिल्ली में विकेट गेट होता है, आपको मालूम होगा कि आप घर में जाते हो, आप विकेट गेट को ओपन करते हो, फिर आप घर में कोठी में या जो भी तरह की जगह है वहाँ पे आप एंटर करते हो। तो हमने सबसे पहले वहाँ पे गेट क्रिएट किया, तो आर्टिफिशियल फेंसिंग हो गई। उसके बाद हमने वहाँ पे लैंडस्केप की रेमेडी की। जब वो घर में अंदर आते थे, सीधे वो गराज में जाते थे, वो पोजीशन को बदल दिया। अब वो वहाँ पे, उनका वेदर अच्छा था, उस स्टेट में उनको कोई इशू नहीं था, तो अपनी गाड़ी वहाँ पे उन्होंने टेम्पररी बाहर पार्क करके मेन डोर से आना जाना रखा। फॉर्चुनेटली उनके घर का दरवाज़ा था वो नॉर्थ का पड़ता था, और जो टी जंक्शन जहाँ पे गराज पड़ता था वो नॉर्थ ईस्ट का पड़ता था। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा कचरा, बहुत सारा क्लटर भी रखा हुआ था। तो नॉर्थ ईस्ट का गराज वहाँ पे टी जंक्शन हिट करता था, तो उसकी वजह से ऑनर के स्ट्रेस इशू इतने ज़्यादा रहे थे कि उनको दिमागी तौर पे उस घर में जाने के बाद 6 साल के बाद इतने नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो गए कि वो जो भी डिसीजन लेता था उनके अगेंस्ट जाता था। वो इतने बौखला गए थे कि मैं इस घर में आने के बाद जो भी अपने लिए डिसीजन लेता हूँ, मेरे लिए गलत साबित होता है। और ऐसा होता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, हमें उसकी वजह नहीं मालूम होती है। तो लैंडस्केपिंग की रेमेडी से और प्रैक्टिकल हमने एंट्रेंस डोर की पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे उनको सूट करता था, तो वहाँ पे हमने चेंज किए। ऐसे बहुत सारे घर है जो वाई जंक्शन पे है या कल्डी सेक के ऊपर पड़ते हैं, तो वहाँ पे अगर 2 एक्स, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के अंदर एक्सेस कितने हैं, लॉट के पास अपने खुद के एक्सेस कितने हैं। अगर एक से ज़्यादा एक्सेस है तो आसान उपाय हो जाता है कि आप टेम्पररी जब तक रेक्टिफाई नहीं करते हो तब तक आप दूसरा एक्सेस यूज़ करो। अगर बिल्कुल एक्सेस नहीं और आपके पास एक ही एक्सेस है, आप लैंडस्केपिंग का प्रयोग कर सकते हो। वास्तु में वास्तु यंत्र और बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं
जो वहाँ पे एग्जैक्टली रोड जिस वॉल को हीट करता है वहाँ पे उसके अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे इंडिया और अमेरिका में बहुत फ़र्क है। इंडिया में जहाँ पे टी जंक्शन होता है वहाँ पे वो लोग मिरर का प्रयोग करते हैं, दीवार के ऊपर मिरर लगा देते हैं। और वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत रेमेडी है। यूएस से इंडिया ले जाके जितने लोगों ने मुझे कंसल्टेशन करवाया मैंने उनके सबसे घर से निकाला है, क्योंकि मिरर सिर्फ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने का काम नहीं करता है, साथ में वो उसका जो व्यू होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। एनहांस कर और साथ में वो वहाँ के जो भी वहाँ पे जो आपको दिखाई देता है, जो भी इसका व्यू है उसको एक्सपांड करने का काम करता है, वो बढ़ा देता है उसके ऊपर। तो कई बार ऐसा होता है कि रेमेडी को सोचे समझे बिना अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट रेमेडी के माध्यम से, लैंडस्केपिंग के माध्यम से, और डिपेंड करता है कि बिल्डिंग का एक्सेस कैसा है, हर सवाल का जवाब आपको उसी बिल्डिंग में मिलता है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। पल्लवी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। ख़ास तौर पे जो टेस्टिमोनियल है, जब आप अलग अलग तरह के उदाहरण देते हैं उससे लोग जुड़ रिलेट पाते कर हैं। पाते हैं कि हाँ, मेरे घर की भी ऐसी परिस्थिति है या किसी जानकार की कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ऐसी परिस्थिति है। दर्शकों, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी से टी जंक्शन, वाई जंक्शन, डेड एंड्स, कल्डिसैक, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते चले आ रहे हैं। इससे पहले कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, प्रथानुसार उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु के हिसाब से जब हम कोई भी तरह के इनऑस्पिशियस रोड पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो फ्रंट यार्ड के साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी का बैकयार्ड हो या बैक व्यू हो उसको भी इक्वली कंसल्टेंट फोकस करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर फ्रंट यार्ड में टी जंक्शन है या फिर कोई भी तरह का कल्डी सैक है तो आपने उसका उपाय कर दिया, लेकिन अगर वो कल्डी सैक बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि बैक में आपके पास वाटर बॉडी पड़ती हो या कोई भी तरह की बिल्डिंग या दूसरे किसी की बिल्डिंग, आपकी नहीं है लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग की हाइट या जिस तरह से डिस्टेंस पे पड़ता हो उसका इफेक्ट भी प्रॉपर्टी पे होता है। तो वास्तु कंसर्न होने के नाते आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना है कि टी जंक्शन वाली प्रॉपर्टी में मिरर का प्रयोग नहीं करना है, वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन नहीं करना है। वहाँ पे ऑलरेडी शाची एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, येन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको फिक्स करने के लिए रेमेडी के तौर पे जिससे आपको सबसे ज़्यादा यंग एनर्जी मिले वैसे कलर्स, फर्नीचर प्लेसमेंट वगैरह का उपयोग करना चाहिए। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो बच्चे किसी भी घर में जहाँ पे एग्जैक्टली टी जंक्शन हीट होता हो उसी पैरेलल पे ग्राउंड लेवल के रूम में सोते हैं या फर्स्ट फ्लोर पे अगर उनका बेडरूम बना हुआ हो या वहाँ पे रहने वाले ओनर की ऑफिस बनी हुई हो और टी जंक्शन सीधा उसी कॉर्नर पे टच करता हो तो उन व्यक्तियों की लाइफ में परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिस एग्जैक्टली दीवार के पास जिस कॉर्नर के ऊपर जिस जोन में टी जंक्शन वाई जंक्शन हीट करता हो, आप सिंपल उपाय ये भी कर सकते हो कि अपने घर में उस कॉर्नर का प्रयोग सबसे ज़्यादा ना करो, उसको गेस्ट रूम बना दो। अगर ऑफिस बनी है तो दूसरी जगह पे मूव कर लो। बच्चे के सोने के कमरे बने, उनके हेल्थ इशू शुरू हो गए, आप उनको दूसरी दिशा में मूव कर लो। कोई प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल घर में ना शुरू है फिर भी आप उसको मूव कर सकते हो। उससे जिस जगह पे एग्जैक्टली टी हीट करता है उस नुकसान को आपके तक आने में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, बहुत वक्त निकल जाएगा, तो आपको डायरेक्ट नुकसान इमीडिएटली नहीं शुरू होगा। अब देखिए पल्लवी जी, परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। मेरे 2 जानकार मैं जिनको जानता हूँ उनमें से एक तो ऐसे जिनका घर बहुत अच्छी जगह में डेड एंड के यहाँ बना हुआ है, लेकिन घर के ठीक पीछे जो है रेलवे ट्रैक भी आता है। और एक सज्जन ऐसे जिनके कमर्शियल प्रॉपर्टी के पीछे बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स बने हुए हैं। एक तो ये समझना चाहूँगा आपसे, ऐसी परिस्थितियाँ हों तो क्या हो? और दूसरा ये कि जब कभी टी जंक्शंस के ऊपर या कल्डी-सैक में ऐसी परिस्थिति हो कि वो जो रोड जो है वो थोड़ी-सी एलिवेटेड हो, तो क्या हो सकता है? या फिर हो सकता है जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास की जगहों में जैसे वो स्लोप भी आता है। देखिए कल्डी-सैक तो है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी स्लोप में आ रहा है
तो भी ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए? अगर मेडिकल के बारे में बात करें तो आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों को एक साथ 2-3 बड़े इश्यू हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स होती है। किसी को कैंसर हो जाता है, उसी वक़्त कई बार या तो उनकी किडनी फ़ेल हो जाती है या उनका लिवर फ़ेल हो जाता है। तो अभी जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया वो सिमिलर टाइप का है। यहाँ पे इस घर में रहने वाले लोगों के वास्तु दोष एक नहीं है, सिर्फ़ कल्डी सेक नहीं, कल्डी मल्टीपल से। सेक एग्ज़ैक्टली, कल्डी सेक के बाद स्लोप डाउन जाता है। कल्डी सेक होने के बावजूद भी उनके पीछे इलेक्ट्रिकल यानी कि उनके पास हाई टेंशन बना हुआ है। कल्डी सेक के बाद भी बिल्डिंग के पीछे वाटर बॉडी है। तो जैसे मैंने कहा कि आप जब कभी कोई भी तरह के इनऑस्पिशियस रोड पोजीशन की रेमेडी करते हो तो आप सिर्फ फ्रंट के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो, अगर वहाँ पे सिर्फ वास्तु दोष हो तो। फ्रंट के साथ साथ आपको बैकयार्ड पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप टी जंक्शन पे हो और आप डेड एंड के बाद कुछ नहीं करते और उसके पीछे कुछ भी पड़ा हो तो उसका इफेक्ट बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। तो यही मेरी बात पहले जो हुई थी वही मैं दोहराऊंगी कि फ्रंट यार्ड के साथ साथ बैक यार्ड के अंदर, बिल्डिंग के राइट में, बिल्डिंग के लेफ्ट में, जो भी एक्सटर्नल लैंड में दूसरा कोई भी वास्तु दोष है तो वहाँ पे रहने वाले ओनर का नुकसान जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि उनके साथ कैंसर के साथ लिवर फेल है, किडनी फेलियर है, तो ऐसे लोगों को नुकसान बहुत दुगना दुगना हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ टी जंक्शन को रेमेडी करो, या अगर आप नए नए वास्तु कंसल्टेंट हो और आपने इतना फोकस नहीं किया है और आप टी जंक्शन के ऊपर बिजी हो और आसपास की बाकी की पोजीशन पे आप फोकस नहीं करते हो, उस कंडीशन में आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। आपकी बात सुनते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे को फ्रेज़नो एक क्लाइंट का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में वास्तु करवाया और मेरे को ये कि सेकंड ओपिनियन चाहिए। तो मैंने अपनी जो भी सिस्टम थी बताई। जब लॉट को रिव्यू किया गया तो मैंने देखा कि उन्होंने लॉट को ये बात से खुश होकर ले लिया कि ईस्ट फेसिंग लॉट है। ईस्ट फेसिंग लॉट में शेप ऑफ द लॉट के हिसाब से उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिटी थी, कॉर्नर पे लॉट था, तो कम्युनिटी वाला का वहाँ पे ईजमेंट बना हुआ था, तो नॉर्थ ईस्ट कट जाता था। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कट जाता था और शेप ऑफ द लॉट ऐसे बनता था कि जिसकी वजह से वहाँ पे वो लॉट जो है वो शेरमुखी बन जाता था। 3 साइड से ओपन कॉर्नर का लॉट बना हुआ था। वास्तु ये कहता है कि 3 साइड से ओपन लॉट जो होता है वो हमेशा लड़ाई झगड़े की वजह बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट कट था तो फाइनेंशियल लॉस तो उनका निश्चित था, प्लस शेरमुखी था तो लॉट में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे। तो कई बार जब आप लॉट सिलेक्शन के अंदर फोकस करते हो तो आप सिर्फ एक चीज़ जो आपकी जानकारी उतना नहीं, आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके सारा चेकलिस्ट के साथ उसको आपको रिव्यू करना है। और कभी भी उपाय किया जाता है तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है कि आपको सारे चेकलिस्ट में जितने डिसीज़ दिखते हैं आपको सभी के साथ, अगर एक से ज़्यादा बीमारी है तो तमाम चीज़ों के कॉम्बिनेशन को समझ के, एक का दूसरे पे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसको जानकारी को समझ के फिर आपको उसके उपाय करने पड़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए पल्लवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि लोग समझ सकें कि कारण कई हो सकते हैं। जी। सही तरीके से अगर उसके एनालिसिस हो सके तो वो सबसे बेहतर बात रहेगी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।